नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम जनरल साइंस के एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके यूकेपीएससी के द्वारा आपसे पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर करेंगे, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। ये हमारा साइंस का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला अगर आपने क्लास को नहीं देखा है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में क्या सत्य है? यानी इनमें से आपने बताना है फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस जिसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, उसमें चेंज हो जाती है। जो लाइट एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में, वो प्रोसेस आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है आपकी उपचयन, एक होती है अपचयन। वही आपसे पूछा है किसका उपचयन होता है, किसका अपचयन होता है। ठीक है, अपचयन बोले तो यहां पर रिड्यूस यानी रिडक्शन जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीकरण को बोला जाता है उपचयन। ठीक है, तो किसका होता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण होता है, यानी उपचयन होता है। ठीक है, इन दोनों बातों को आपने याद करना है। यह क्वेश्चन यूकेपीएससी में पूछा गया था और ऐसे ही ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो किसका अपचयन होता है और किसका उपचयन होता है वो आपको याद करना है। इंग्लिश में इनको रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड बोला जाता है। अगर हम बात करें इसमें होता क्या है, तो देखिए, जो रिड्यूस है इसका मतलब यह है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, और जो जल है ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का। ये क्या करेगा? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन को त्याग देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? इसका उल्टा, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन को त्याग देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, फिटकरी यानी कि एलम क्या है? तो देखिए, फिटकरी को लेकर आपसे क्वेश्चन बना था। फिटकरी होता है आपका एक द्विलवण, ये होता है। फिटकरी को लेकर के आपसे दो तीन बातें और पूछी जाती हैं। फिटकरी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है। फिटकरी का जो केमिकल नेम है वो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये फिटकरी का रासायनिक नाम है। फिटकरी की अगर हम सूत्र की बात करें तो K2SO4 इसका आपका सूत्र है, साथ में Al और ब्रैकेट के अंदर SO4 और बाहर से 3। ठीक है, ये फिटकरी का सूत्र होता है, डॉट करके 24H2O। तो इसको अगर याद ना भी रखें, इसको आपने याद करना है। हो सकता है आपसे सूत्र पूछ ले, बहुत कम चांस है लेकिन हो सकता है पूछ ले। बस आपको इतना याद करना है, इसका रासायनिक नाम क्या है और ये होता क्या है। तो यहां एक द्विलवण है, डबल सॉल्ट है, और इसका केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, फिटकरी को पोटैश फिटकरी भी कहते हैं, इसको भी याद करेंगे। इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है ये पूछा जा सकता है। फिटकरी का इस्तेमाल जो रक्त बहाव होता है उसको रोकने के लिए होता है। इसके अलावा जल शोधन में इसका इस्तेमाल होता है, कपड़ों की रंगाई छपाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ओजोन परत बहुधा अवशोषित करती है। जो ओजोन परत होती है इनमें से किसका अवशोषण करती है, किसको डायरेक्ट हम तक आने से रोकती है ओजोन परत, ये आपने बताना है। सही आंसर है जो पैराबैंगनी विकिरण होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, उसे डायरेक्ट हम तक आने से रोकती है ओजोन परत। अगर ये किरणें हमारे पास डायरेक्ट आ जाएं, सूर्य से निकलती हैं और डायरेक्ट अगर हमारे तक आ जाएं, तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्किन से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम इससे हो सकती हैं। तो यूवी रेज, जो ये यूवी रेडिएशन होता है, इससे बचाने का काम करती है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत जो होती है 90 से 99% तक जो ये रेडिएशन होता है इसको एब्जॉर्व कर लेती है, डायरेक्ट हम तक आने नहीं देती। ओजोन को लेकर के दो तीन बातें आपसे और पूछी जाती हैं। क्वेश्चन बनता है, वायुमंडल में जो विभिन्न परतें होती हैं, किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। एक तो आपको यह याद करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, आपको पूछेगा बताएं ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो आप बताएंगे ओजोन दिवस हर साल
16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन बनता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, क्यों हुआ, किससे रिलेटेड था? तो 1987 में हुआ, 16 सितंबर को, ओजोन संरक्षण से रिलेटेड था, इसको आपने याद करना है। ठीक है, कब से मनाया जाता है ओजोन दिवस? तो ओजोन दिवस मनाने की घोषणा 1994 में करी गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन आपकी ओजोन को लेकर के जो हमने यहां पे कवर किए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक्सरे किरणों का जो तरंग होती है, जो उनकी वेवलेंथ होती है, उसका आपने क्रम बताना है। तो देखिए, जो एक्सरेज होती हैं इनकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो आपकी 10 की पावर -10 से लेकर 10 की पावर -8 तक होती है। तो कहां से होती है? 10 की पावर -8 से लेकर के आपको यहां पर याद करना है। रेंज आपको पूछा था तो यहां से लेकर के यहां तक होती है, जहां से शुरू होती है और जहां पर खत्म होती है। तो आपको शुरुआत का बताना था, 10 की घात -10 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरे की बात करें, एक्सरे को लेकर आपसे दो बातें पूछी जाती हैं। पहला, एक्सरे की खोज किसने करी थी? जो एक्सरेज होती हैं इनकी खोज रॉन्स्टन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इसका नाम आपने याद करना है। इसने एक्सरे की खोज 1895 में करी थी। ठीक है, जो ये रॉन्स्टन था, और इसी रॉन्स्टन को फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। क्वेश्चन बनता है, फिजिक्स का, भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? इसी रॉन्स्टन को मिला, एक्सरे की खोज के लिए मिला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत बीज रहित संवहनीय पादप, जिनको सीडलेस वेस्कुलर प्लांट बोला जाता है, किसमें शामिल होते हैं? आपने बताना है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एक्लर। लिखते हुए जरूर चलें, आपका कॉन्सेप्ट यहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब अगर आपसे अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलिमिनेशन करके भी आप आंसर निकाल पाएंगे। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एक्लर। इन्होंने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। क्वेश्चन बन जाएगा, किसने किया? एक्लर ने किया। एक्लर ने दो वर्गों में इसको बांटा, पूरे वनस्पति जगत को। एक वर्ग था जिसे बोला जाता है क्रिप्टोगैमी। ठीक है, और एक वर्ग इसने बनाया जिसे बोला जाता है फेनेरोगैमी। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको नोट करते हुए जरूर चलें। जो क्रिप्टोगैमी होते हैं, इसके अंदर जो जो आते हैं वो सारे बीज रहित होते हैं। ठीक है, और जो फेनेरोगैमी है, इसमें जो जो आते हैं वो बीज सहित होते हैं। ठीक है, इसमें बीजदार पौधे होते हैं, इसमें बीज रहित पौधे होते हैं। जो आपका जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये आपके फेनेरोगैमी में आते हैं। यानी ये कौन से हैं? बीज सहित वाले हैं। तो यहां पर बीज रहित पूछा है, तो ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो गए सीधा। अब ये दो बचे। अब आते हैं क्रिप्टोगैमी पर। क्रिप्टोगैमी के अंदर 3 प्रकार के पौधे यहां पर पाए जाते हैं। एक होते हैं ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, और एक होता है आपका थैलोफाइटा। ठीक है, इनमें से जो ये थैलोफाइटा है और जो ये ब्रायोफाइटा है, इनमें संवहनीय जो पादप होते हैं वो नहीं पाए जाते, केवल टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बीज रहित भी है और इसमें संवहनीय पादप पाया जाता है। इनमें भी पाया जाता है, लेकिन ये कैसे हैं? ये आपके बीज सहित हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और चीज यहीं पर याद कर लीजिए, जो ये शब्द है टेरिडोफाइटा, ये दिया किसने है? ये शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा दिया गया। ठीक है, वही हैक्कल जिसने इकोलॉजी शब्द को भी दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वर्गीकरण किसने किया था पूरे वनस्पति जगत का 2 भागों में? उसका नाम भी आपने याद करना है, एक्लर उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। आपको 2 धातुओं के नाम याद करने हैं जो काफी मुलायम होती हैं। धातु होती है लेकिन काफी मुलायम होती है, आप चाकू से भी उसको काट सकते हैं। एक होती है पोटेशियम, ठीक है, और पोटेशियम के साथ होता है सोडियम। ये दोनों धातुएं हैं, लेकिन कैसी धातु हैं? काफी मुलायम होती हैं। इनको आप इजीली चाकू से भी काट सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक और चीज आपने यहां पर याद करना है, जो ये दोनों धातुओं के बारे में हमने बात करी, एक सोडियम और आपका जो पोटेशियम है, ये दोनों काफी प्रतिक्रियाशील होती हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाती हैं अगर आप इनको खुले में रखें।
इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आप बताएंगे सोडियम को। ठीक है, पोटेशियम को मोम में रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों अगर इनको फ्री में रखा जाएगा, हवा में रखा जाएगा, ये हवा के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, ऑक्सीजन के साथ कर लेती हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कर लेती हैं, जिससे आग लगना और विस्फोट होने का भी खतरा हो जाता है। इसीलिए सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है। धातुओं को लेकर के आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं बहुत बार पेपरों में आते हैं, उनको यहां पर जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनको देख लेते हैं। हमने बोला कौन सी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं, आपने बोला सोडियम। क्वेश्चन बनेगा सबसे भारी धातु कौन सी होती है। सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। ठीक है, तो इसका नाम आपने याद करना है, यह सबसे भारी धातु है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे मजबूत कौन सी धातु है। सबसे मजबूत होता है आपका टंगस्टन। ठीक है, यह सबसे मजबूत धातु है। तीसरा क्वेश्चन बनता है सबसे कठोर धातु बताइए, तो सबसे कठोर धातु होती है आपकी क्रोमियम। तो भारी पूछेगा, मजबूत पूछेगा, कठोर पूछेगा, चाकू से काटने वाली पूछेगा, आपको चारों याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन हाइग्रोमीटर उपकरण से मापा जाता है। तो डिवाइसेस इंपॉर्टेंट और वो किस चीज को मेजर करने में काम आते हैं, वो क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर की, देखिए 2 मीटर आपके पास होते हैं एक जैसे, एक है आपके पास हाइग्रोमीटर और एक है आपके पास हाइड्रोमीटर। ठीक है, जो ये हाइग्रोमीटर है जो हमें पूछा गया है, ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है। जो ये हाइड्रोमीटर होता है ये आपके रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मापता है। तो दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रो आपके लिक्विड की डेंसिटी को मापेगा और हाइग्रो आपकी जो वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है उसको मापेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसे कौन मापता है, इसे मापता है बैरोमीटर। ठीक है, जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, जो भूकंप तरंगे होती हैं, इनको मापता है सिस्मोग्राफ। इनको भी आपने याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस हैं, मीटर हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बनता है समुद्र की गहराई मापने में कौन सा इस्तेमाल होता है डिवाइस। तो समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फेदोमीटर किस में इस्तेमाल होता है, समुद्र की गहराई मापने में। एक क्वेश्चन बनता है जो हाई टेम्परेचर की वस्तुएं होती हैं उनका टेम्परेचर अगर आपको मापना हो, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आप उसको नॉर्मल डिवाइसेस से नहीं माप सकते। जैसे सूर्य है, सूर्य का टेम्परेचर आप नॉर्मल से नहीं माप सकते, तो उनके लिए आता है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, जो उच्च तापमान वाली वस्तुएं होती हैं, दूर की वस्तुएं होती हैं, उनके टेम्परेचर को मापने में होता है। एक गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है जो ये बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई है, वो कौन सा मीटर होता है, उसे बोला जाता है ओडोमीटर। इसको याद करेंगे। ठीक है, जो एयरप्लेन्स होते हैं, वायुयान होते हैं, उनकी स्पीड मापता है, वो कौन सा मीटर होता है वायुयान की स्पीड मापने के लिए, वो होता है आपका टेकोमीटर। ठीक है, इसको भी याद करना है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है। उड़ते हुए वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए कि कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, उसमें कौन सा मीटर आता है, उसमें आता है आपका अल्टीमीटर। इन कुछ इंपॉर्टेंट मीटर्स को नोट करते हुए जरूर चलें इसी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बनाया हो सकता है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, यहां पर ऐसा कंफर्म नहीं है कि सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बनेगा। कई बार बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि एक सेगमेंट से आपका यह क्वेश्चन बन गया, अगली बार यहां पर हाइग्रोमीटर की जगह पर कोई दूसरा मीटर दे देगा, पैटर्न यही रहेगा, बस वो चेंज कर देगा यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा। ठीक है, इससे मिलता जुलता यहां पर डाल देगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन संरचना पादप और जंतु कोशिका में समान रूप से पाई जाती है। यानी जो हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं और जो हमारी जंतु कोशिकाएं होती हैं, उन दोनों कोशिकाओं में इनमें से क्या पाया जाता है, आपने बताना है। ये सारे कोशिकाओं के भाग हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये हो गया एलिमिनेट। ठीक है, जो हमारा तारक केंद्र है सेंट्रोइल, ये केवल जंतु में पाया जाता है, ये भी हो गया आपका एलिमिनेट। ठीक है, जो सेलुलोज है ये केवल पादप में पाया जाता है, ये भी हो गया आपका एलिमिनेज। तो कौन बचा, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया आपके दोनों में पाया जाता है और इसे सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं, आपको पूछेगा कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहते हैं, तो कोशिका का शक्ति केंद्र इसी को बोला जाता है। ठीक है, और ये आपके दोनों में पाया जाता है। जो सेल वॉल, जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी केवल पादप में पाया जाता है। जो तारक केंद्र होता है, सेंट्रॉइल, ये भी केवल आपके जंतु में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आपके दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के आपसे दो बातें और पूछी जाती हैं। पहला, इसकी खोज किसने करी, और दूसरा, इसका नामकरण किसने किया। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अगर हम बात करते हैं, अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज करी गई। ठीक है, किसने इसके बारे में बताया, अल्टमैन ने। नामकरण की बात करें तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंडा। ये पेपर में आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो ये बेंडा ने किया। खोज पूछेगा, अल्टमैन ने करी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है। तो कौन है इसमें जो कार्बन का नहीं है, कार्बन से मिलकर नहीं बना होता है। सही आंसर है हमारा बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर जो होता है बालू के कणों से मिलकर बना होता है, उनके जमाव से बनता है। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं आपके, चाहे हीरा हो, ग्रेफाइट हो, ये दोनों तो मेन कंपोनेंट्स हैं कार्बन के। जो कार्बन के अपरूप होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, दो प्रमुख आइसोटोप अगर आपसे पूछेगा तो आप हीरा और ग्रेफाइट को बताएंगे। जो कोयला होता है, इसमें भी कार्बन की मात्राएं होती हैं और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला अलग अलग प्रकार का होता है। तो कोयले के भी जो विभाजन किए जाते हैं कि कौन सा कोयला किस प्रकार का है, वो कार्बन की मात्रा पर डिसाइड होता है। तो इसमें भी होता है, इनमें और इनमें भी होता है। बलुआ पत्थर यहां पर गलत आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारी जल है एक। तो देखिए, जो हैवी वाटर होता है, भारी जल होता है, वो क्या होता है, यह एक मंदक के रूप में कार्य करता है, एक मॉडरेटर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं, वहां पर जो हैवी वाटर होता है, यह मंदक के तौर पर काम करता है, क्योंकि वहां पर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी गति को यह धीमी कर देता है। तो वहां पर यह एक मॉडरेटर के रूप में काम करता है। होता क्या है भारी वाटर, जो हैवी वाटर होता है, बनता कैसे है। देखिए, हाइड्रोजन के हम पढ़ते हैं कई सारे आइसोटोप्स हैं, मेनली 3 आइसोटोप्स को माना जाता है। उनमें से हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसका नाम है ड्यूटीरियम। ठीक है, हाइड्रोजन के एक आइसोटोप का नाम क्या है, ड्यूटीरियम। ये ड्यूटीरियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं DTO, और इसे ही बोला जाता है हैवी वाटर। ठीक है, और किस तौर पर काम करता है, ये आपके मंदक के तौर पर, मॉडरेटर के तौर पर काम करता है। ये सभी क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। कल भी हमने विटामिन को लेकर के 2 क्वेश्चन देखे थे और रोग को लेकर के। आज भी आपको विटामिन और जो रोग होते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो विटामिन के बारे में, पोषण तत्वों के बारे में जरूर कवर करके आप जाएं। यहां पर पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखिए, विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल, यानी एस्कर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, नाम से ही आप बता देंगे, यहां पर एस्कर्बिक है, यहां पर स्कर्वी है, तो इसकी कमी से ही ये होता है। ठीक है, विटामिन सी की। नेक्स्ट है, एक शेक यानी कि जो लाइकेन होता है का प्रकाश संश्लेषणी सहजीवी प्रायः कौन होता है। तो देखिए, जो लाइकेन होता है, लाइकेन होता क्या है, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है। लाइकेन जो होता है ये आपके कवक और शैवाल, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना होता है लाइकेन। इसका जो प्रकाश संश्लेषणी सहजीवी होता है ये एल्गे होता है, जिसे हम कहते हैं शैवाल। ठीक है, ये कौन होता है, एल्गे। कौन सा वाला एल्गे यहां पर पूछा गया है, इसका प्रकाश संश्लेषणी सहजीवी कौन होता है, लाइकेन का एल्गे होता है। मिलकर किससे बना है, एल्गी और फंगी। ठीक है, एल्गे यानी कि शैवाल, फंगी यानी कि कवक। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण सहजीवी है वो एल्गे ही है। कौन सा वाला एल्गी है, तो ग्रीन एल्गे है, हरित शैवाल। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और याद करना, लाइकेन को लेकर के आपसे 2-3 बातें पूछी जाती हैं। पहला हम देख चुके कि ये आपके कवक और शैवाल से मिलकर बना है। ठीक है, दूसरी बात पूछी जाती है, लाइकेन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था।
तो लाइकेन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये थियोफ्रेस्टस का नाम आपने याद करना है। इसे वनस्पति जगत का या वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसी ने सबसे पहले लाइकेन शब्द का इस्तेमाल किया था। लाइकेन को सबसे अच्छा वायु प्रदूषण का संकेतक भी माना जाता है, जो सूचक माना जाता है एयर पोल्यूशन का, वो लाइकेन को माना जाता है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरक्तता यानी कि एनीमिया निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है? तो देखिए, जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग यानी कि आरक्तता, सिंपल भाषा में बोले खून की कमी। तो खून की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ये होती है ऑप्शन जो B12 होता है। ठीक है, साथ में आ जाएगा B6। देखिए, जो अनीमिया रोग होता है ये आपका B12, B6, B11 इन विटामिन की कमी के कारण होता है। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वो B12 माना जाता है। आपको जहां पर B12 दिख जाए, साथ में कौन है उनको ना देखें, सीधा उस पर आप टिक कर दें। ठीक है, लेकिन अगर B12 2-3 ऑप्शन में है तब इनको भी याद करें कि B6 और B11 भी आपको फिर याद करने हैं। इनकी कमी से आरक्तता होती है, अनीमिया रोग होता है जिसे हम कहते हैं खून की कमी। ठीक है, जो B12 होता है, विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसको लेकर के क्वेश्चन बनता है किसकी कमी के कारण खून की कमी होती है? तो कोबाल्ट भी आपने याद रखना है क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, जो विटामिन B12 है, साइनोकबलिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, उसमें भी आपका कोबाल्ट जैसा शब्द आता है, तो उस तरीके से आप उसको पहचान जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। देखिए, इलायोप्लास्ट क्या होता है? हमने ऊपर बात करी थी कोशिका के भाग के बारे में। कोशिका का एक भाग होता है लवक। लवक जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हरित लवक, एक होते हैं आपके अवर्णी लवक और एक होते हैं आपके वर्णी लवक। ठीक है, ये 3 होते हैं। हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। जो ये अवर्णी लवक है, इसी के कुछ पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक है इलायोप्लास्ट। और ये किसको जमा करता है? ये क्वेश्चन बनना है। इलायोप्लास्ट जो है ये वसा को जमा करता है। ठीक है, जो फैट होता है और जो ऑयल होता है, इनको जमा करने का काम इलायोप्लास्ट करता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या है? तो देखिए, वर्षा ऋतु में जो लकड़ी से बने हुए दरवाजे होते हैं ये हवा से नमी को सोख लेते हैं, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है अंतःशोषण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं एम्बिशन इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? तो आरबीसी, मानव रक्त, मानव पाचन रोग, इनको लेकर आपसे ढेर सारे क्वेश्चन यूकेपीएससी पहले भी पूछता रहा है। आपको इन्हीं टॉपिक्स को, इस सीरीज का मेन मकसद ही यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर एक आइडिया हो जाए कि किन किन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो विटामिन्स आपने देखे, आपने जो केमिकल्स, एलॉयज होते हैं, धातु, उपधातु, इनको लेकर के क्वेश्चंस देखे, और जो मानव को लेकर के क्वेश्चन है, मानव रोग, मानव पाचन, इसके अलावा मानव रक्त को लेकर के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं लाल रक्त कोशिका, जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। यहां पर तो आपसे कब्रगाह पूछा है, यानी कहां पर ये समाप्त होते हैं। अगली बार हो सकता है आपसे पूछ ले बनते कहां हैं, तो आप बताएंगे बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनते हैं। जो आरबीसी होती है, इनका जो जीवन काल होता है ये 20 से लेकर 120 दिन का बीच में होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। आरबीसी जो इनकी मृत्यु होती है, जो ये सेल्स होते हैं, ये खत्म होते हैं आपके लीवर और तिल्ली दोनों में खत्म होते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में आएंगे तो आप स्प्लिन, जो तिल्ली होती है, इसको चूज करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये ना हो, लीवर में भी मरते हैं, ये लीवर में भी ये समाप्त होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। ज्यादा कहां है? स्प्लिन में होते हैं, तिल्ली में होते हैं। ठीक है, इसे आपने याद करना है।
इसका जीवन काल भी पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो इसके दूसरे होते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है ये केवल 2 से 4 दिन होता है और WBC आपके अलग अलग स्थानों पर बनते हैं। जैसे RBC केवल बोन मैरो में बनता है, ये यहां भी बनता है और अलग अलग जगहों पे बनता है, लेकिन WBC समाप्त कहां होता है, तो ये आपके ब्लड में ही, जो मानव रक्त होता है उसी में खत्म हो जाते हैं ये वाले शेल। तो दोनों का जीवन काल, दोनों कहां पर खत्म होते हैं आपको याद करना है। RBC का कब्रगाह तिल्लन को बोला जाता है, स्पिलन को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए बर्फ के पिघलने को लेकर के आपसे 2 बातें पूछी जाती है। मान लीजिए आपने किसी गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी रखा और बर्फ डाल दिया, ठीक है। अब जब वो बर्फ पिघलेगी तो 2 कंडीशन आपकी बनती हैं, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक, उसके वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा और दूसरा, पानी के स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को हमेशा याद करना, जब बर्फ पिघलेगी तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो घट जाता है और जो स्तर होगा वो समान रहेगा, ठीक है। कई बार आपको ऑप्शन दे देता है कि स्तर भी बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता। जब बर्फ पिघलती है तो जो स्तर है पानी का वो सेम रहता है, बस उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। बस आपको इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी प्लांट्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में वाटर को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है वाष्पो उत्सर्जन, इवेप्रो ट्रांसपिरेशन इसको बोला जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में पानी ऐड करने की प्रोसेस को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो आयरन ओर का प्रकार कौन नहीं है इनमें से। देखिए हेमेटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे आयरन ओर के टाइप्स हैं। जबकि लिग्नाइट जो होता है ये कोयले का एक प्रकार होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पे जो अलग अलग प्रकार के कोयला डिसाइड किया जाता है उनमें से एक है लिग्नाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भोजन में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए रोग्स को लेकर के, जो मानव डिजीज होती हैं उनको लेकर के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। जो भोजन में आयोडीन की कमी से, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से गलगंड होता है जिसे हम गोइटीर कहते हैं और साधारण भाषा में इसे घेंगा रोग बोला जाता है। किसकी कमी से होता है ये, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। इसको भी आपने याद करना है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड सामान्य विज्ञान सीरीज, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं जो लोक सेवा आयोग आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें और इन क्वेश्चन के माध्यम से पैटर्न को समझने का प्रयास करें। किन टॉपिक से मैं भी आपको साथ साथ में बताते हुए चलता हूं, इस सेगमेंट से आपके ज़्यादा क्वेश्चन इनको कवर करते हुए चलें। जल्द ही हम भी इसको कहां पर कवर करेंगे, जब हम टॉपिक वाइज सीरीज को और इसके एक अलग सीरीज को हम लेकर आएंगे। इससे आपको बेसिक आइडिया हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर साइंस के, कि साइंस के किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। साइंस को कवर करने के लिए आप लूसेंट को अच्छे से कवर करें। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके सब आपके लूसेंट से भी कवर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।